बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 12 का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि जब दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रखा था तो वो मूव करके गया था पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आपके पास क्या है, चार्ज को मूव करवाएं। हमने नेगेटिव प्लेट को ए प्लेट कहा था और पॉजिटिव को बी कहा था। ये बातें हमने सारी लास्ट लेक्चर में देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास चेंज इन यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हमारे पास आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब अगर हम इसी चीज को देखते हैं तो हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम यूं लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास प्लेट बी माइनस वी ए आपके पास डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, आपके पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क है, यानी इसको हम डेल्टा वी भी लिखते हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह है, यहाँ जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यू है, इस पोटेंशियल एनर्जी में हम देख रहे हैं हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर चार्ज मूव करता है, चार्ज को फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। अगर चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो फिर वो प्लेट ए से यानी एंड ए से बी की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ छोड़ दें, तो वो खुद ब खुद किधर मूव करता है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। इसलिए जब हम कोई फोर्स नहीं लगाते तो यही एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की। किसके बराबर हो जाती है, ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। यानी सारे की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर ये चार्ज आपके पास क्यू नॉट और आपके पास ये डेल्टा, इस रिलेशन से हमें पता ये चलता है कि हम अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं तो हमारे पास अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए हमारे पास क्या है, दूसरे एंड की तरफ मूव करता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की वजह से मूव करता है। यहाँ हम थोड़ा सा अगर और करें, हमारे पास ये जो एनर्जी है, यहाँ से इसका यूनिट अगर निकालने की कोशिश करें तो ये चार्ज किसमें निकलता है, कूलम, और यह निकलता है हमारे पास वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी यही मैं बात लिख रहा हूं कि हमारे पास अगर कोई चार्ज Q हो, ये तो हमने टेस्ट चार्ज की बात की थी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात की थी। जैसे मैं कोई चार्ज Q कह देता हूं, वो मूव करे, अगर कोई चार्ज Q मूव करे तो फिर ये हमारे पास यही रिलेशन आपके पास क्या है, Q हो जाएगा। तो ये सारी हमारे पास रिलेशन यानी Q के साथ हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करे, यानी वो चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, और वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करे, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर हमारे पास जो है अब यही चीजें जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल, 1 वोल्ट ये हमारे पास बनता है। देखिए इसके मुताबिक 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट इसके बराबर आए। अब इसमें थोड़ा सा गौर करें, 1.6
10 की पावर -19 ये कूलम आपके पास आया चार्ज, और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, इनटू 1 वोल्ट बराबर होता है जॉल पर कूलम, 1 जॉल पर कूलम। अब कूलम से कूलम आपके पास उसी तरह कटेगा ये, तो आपके पास क्या रह जाएगी 1.6 10 की पावर -19 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर क्या आया आपके पास 1.6 10 की पावर -19 जॉल, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट है। ये 1.6 10 की पावर -19 जॉल के बराबर है। अमूमन एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इसे प्रूव करके दिखाओ, इस बात को साबित करो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। फिर आपने यही लिखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, यहां से शुरू करना है 1.6 10 की पावर -19 इंटू 1 कूलम, और कूलम किसके बराबर है जॉल, कूलम से कूलम कट जाएगा तो किसके बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आया 1.6 10 की पावर -19 आपके पास जॉल। अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, ये देखी, जो हमने जायजा लिया, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस तरह डिफाइन करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्रूव इट, बाज़ सिंपली प्रूव करने के लिए कर देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जॉल के बराबर, ये साबित कर दें। तो अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं, देखें हमने एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाया। यहीं से हम डेफिनेशन लाते हैं, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने गेन की, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, हासिल भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, यानी एनर्जी खत्म भी कर सकता है आपके पास बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रैवर्सेस, सफर करता है या चलता है या मूव करता है। ट्रैवर्सेस का मतलब है हमारे पास अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करते हुए, यानी 2 प्लेट्स हैं या 2 आपके पास जो है एंड्स हैं, उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है 1 वोल्ट का है। इनके दरमियान आपके पास ट्रैवलिंग करते हुए, सफर करते हुए इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करे, एक्वायर्ड करे, या फिर उसको लूज करे, या फिर उसको एनर्जी को जाया करे, तो वो आपके पास क्या होगी, आपके पास वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired or lost by an electron as it traverses a potential difference of 1 volt, ये है इसकी डेफिनेशन। इसको मैंने एंड में बयान किया इसलिए कि आप अच्छे तरीके से इसको याद रखें, और फिर इसको जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैं बार बार वो कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना आपने। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ, जो हमारे पास कंपैरिजन का है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान कंपैरिजन है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। कंपैरिजन में जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का हम कंपैरिजन लेते हैं। कंपैरिजन में तो पहले नंबर पर आप ये बात अपने ज़हन में रखें कि हम वो तमाम दोनों फोर्सेस की प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो सिमिलर हैं, जो डिफरेंस रखती हैं वो भी, यानी जो चीज़ें मिलती हैं वो भी लिखेंगे, जो चीज़ें मैच नहीं करती हम वो भी इसमें शामिल करेंगे, यानी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों कंपैरिजन में शामिल होती हैं। कंपैरिजन में सिमिलरिटीज़ भी शामिल हैं और डिससिमिलरिटीज़ भी शामिल हैं। तो यही बात हमारे पास है जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम करते हैं, तो इस एंड पर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहा हूँ और इस एंड पर मैं आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहा हूँ। जब हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करते हैं, देखें इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास है वो हैविंग अ रिलेशन, जिसका आप रिलेशन कूलम्स लॉ की मदद से हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देता है ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन। उसी तरीके एफ जी इज इक्वल टू जी आपके पास एम एम और आर स्क्वायर, ये एम मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ बॉडी है आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक। यानी दोनों के फार्मूले हम देखते हैं वो तकरीबन मिलते जुलते नजर आते हैं। अब हमारे पास इट आपके पास फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरी खासियत आती है, इन दोनों में आर स्क्वायर आता है, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही हैं दोनों फोर्स। ये भी दोनों में बहुत कॉमन है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है
और ये भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, आपने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें पढ़ी थी। कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास क्या था, वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, आपके पास क्या था, 0 था। तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, आपके पास यानी जो वर्क होता है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर या कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो आपके पास रास्ते के ऊपर इन्हिसार नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। तो यही चीज़ें हमने देख रहे हैं कि हमारे पास जो फोर्थ सिमिलरिटी आती है या कंपैरिजन में हम बात करते हैं, इट इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। अब ये सिमिलरिटी नहीं रही, ये अट्रैक्टिव भी है और आपके पास क्या है, रिपल्सिव भी है। और ये हमारे पास अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। कोई भी जिस्म ऊपर है, ऊपर से गिर रहा है तो उसको जमीन अपनी तरफ खींचती है, हर शय वो जमीन अपनी तरफ खींच रही है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। फिफ्थ कंपैरिजन में हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की तरफ, तो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास ये आई कि ये तो मीडियम पर इन्हिसार करती है। किस पर इन्हिसार कर रही है, मीडियम पर। जैसे हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर रख दिया जाए यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो ये फोर्स डिक्रीज कर जाती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास कम हो जाती है। और दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई फील्ड आपके पास नहीं है तो ये फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर मीडियम। अब आपके पास इसी तरीके से जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं तो इट डज नॉट डिपेंड आपके पास ऑन मीडियम, ये मीडियम पर इन्हिसार नहीं करती। कैसे कि दो आपके पास मैस ऑफ अर्थ हो या बॉडी, यानी दोनों अजसाम के दरमियान कोई भी मीडियम हो, ये फोर्स आपके पास उसी तरीके से एग्जिस्ट करेगी उनके दरमियान। इट कैन बी शील्डेड, जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर कि इस फोर्स से हम बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं, इसको हम शील्ड कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है देखते हैं तो ये हम इससे शील्डेड नहीं रह सकते, ये हर जगह रहेगी। चाहे आप किसी होल में बंद हो जाए, किसी केस में बंद हो जाए, किसी भी चीज़ को रखें आप, किसी चीज़ में बंद करके इनक्लोज करके रखें, तब भी आपके पास ये फोर्स एक्ट करती रहेगी। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी नहीं थी। आपने कहा था किसी भी कंपोनेंट को हम केस में बंद कर दें, उसके ऊपर खोल लगा दें, मेटालिक खोल लगा दें, वो दूसरे बैरोनी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है वो महफूज रह जाता है। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वो महफूज रह सकता है या नहीं रह सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो महफूज नहीं रहेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स से वो महफूज रह सकता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम शील्ड कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम शील्ड नहीं कर सकते। इट इज अ नेचुरल फोर्स, इट इज आल्सो अ नेचुरल फोर्स। जिस तरह कंजर्वेटिव की बात की है, दोनों नेचुरल फोर्सेस हैं, दोनों हमारे पास क्या है, नेचुरल फोर्सेस हैं। अब एक बात जरा जहन में रखिएगा, ये तो था हमारे पास कंपैरिजन। जब हमारे पास आता है डिफरेंस तो आपने इसी तरीके से लिखना है, इस साइड पर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और उसी साइड पर आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो आपने इनकी खासियतें लिखनी है जहां आपस में एक दूसरे को मैच नहीं करती। जैसे मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज आपके पास जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। अब ये देखें, इट इज ओनली अट्रैक्टिव, ये एक डिफरेंस हमारे पास आ गया। दूसरा डिफरेंस हमारे पास, इट डिपेंड्स ऑन अ मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ मीडियम, ये हमारे पास दूसरा डिफरेंस आ गया। इस तरीके से हमारे पास तीसरा डिफरेंस हमारे पास, इट कैन नॉट बी आपके पास शील्डेड, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम शील्ड नहीं कर सकते। और हमारे पास क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स को इट कैन बी शील्डेड, इसको हम शील्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा डिफरेंस आ गया। कंपैरिजन जो है वो तो हम उसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज दोनों लिखेंगे और डिफरेंस में हम सिर्फ डिसिमिलरिटीज लिखेंगे। अब एक मेजर आपका पास मैं डिफरेंस बोल देता हूँ जिसको हम 8वें नंबर पर भी लिख सकते हैं। वो हम देखें तो ये फोर्स हमारे पास क्या है, ये डिफरेंस भी है और कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं। ये फोर्स हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन आपके पास क्या है, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए Fe इज ग्रेटर देन Fg, इसको आप पूरी स्टेटमेंट के साथ लिख लीजिएगा। वाई, क्यों बड़ी है, हमारे पास जो K की वैल्यू है वो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास आती है 9 × 10⁹ क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जब मैं लिखता हूँ तो हमारे पास, इसे मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको स्टेटमेंट
पूरी इसकी डिटेल में लिख लीजिएगा। Fg हमारे पास यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉलर देन आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से कम है। क्यों? कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये रिलेशन आया था हमारे पास, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस आपके पास 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर आपके पास पर केजी स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस कांस्टेंट के स्मॉल होने की वजह से, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वजह से ये आपके पास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होती है। ये फोर्स हमारे पास क्या है? वीक फोर्स है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमारा 8वां मेजर डिफरेंस है और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अमूमन पूछ भी लेते हैं व्हाई आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।